अस्सलाम वालेकुम बच्चे, वेलकम बैक। मैं ज़रा आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, जिसकी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। कॉस्ट कार्ड के साथ साथ P&L, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं और जिसे इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, कि इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। देखो बच्चे, कॉस्ट कार्ड तो हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और बनाना सीख चुके हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट पे लगने वाले डायरेक्ट खर्चों को अगर ऐड करें तो हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाती है। अब इसके साथ साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, जिसे हम ओवरहेड्स बोलते हैं, उनको ऐड करें तो प्रोडक्शन से रिलेटेड हमें सारी कॉस्ट मिल जाती है, जिसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। साथ ही नॉन प्रोडक्शन पे लगने वाले ओवरहेड्स अगर हम ऐड कर दें तो हमें हमारी टोटल कॉस्ट मिल जाती है। अब जनाब, ये पीरियड के स्टार्ट में ये सब कैलकुलेशन किया जाता है। अब ये एस्टिमेट्स होते हैं, ये रियल वैल्यूज नहीं होती। अब एस्टिमेट कैसे किया जाता है इन सब का हमें पहले से कैसे इल्म होता है, तो जनाब ये मैनेजर का काम है करना, और ये आप आगे जाके F2 तक सीख जाओगे कि इसकी एस्टिमेशन कैसे की जाती है। ठीक है, अब ये एस्टिमेशन क्यों की जाती है, कॉस्ट कार्ड हमें ये बता देता है कि आगे जाकर जो हम प्रोडक्ट बनाने लगे हैं, जो यूनिट्स बनाने लगे हैं, उन पे हमारा कितना कुछ खर्चा लगेगा, टोटल कॉस्ट की एक एस्टिमेट हमें मालूम हो जाती है। अब इसी को देखते हुए आप अपने लिए बजट बनाते हो। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, ये पीरियड के स्टार्ट में बनता है और इसी के थ्रू हम अपने बजट्स बनाते हैं। अब जो टोटल कॉस्ट मिली है हमें, इसके साथ जरा सा प्रॉफिट ऐड करके हम सेलिंग प्राइस सेट कर देते हैं। ठीक है, अब जनाब ये तो हमने सेलिंग प्राइस तो हमने सेट कर दिया। अब प्रोडक्शन शुरू हो गई, यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए, सेल्स हम शुरू कर दिया हमने, कुछ यूनिट्स बिक गए, पीरियड एंड हो गया। अब बाय द एंड ऑफ द पीरियड आपको ये तो रिपोर्ट करना होगा ना, क्लोजिंग वैल्यूज तो रिपोर्ट करनी होगी ना, कि इस पीरियड के दौरान हमने प्रोडक्शन कितनी की, हमने सेल्स कितनी की है, और इस पीरियड के एंड पे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो वो प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए हमें P&L या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसे कहते हैं, या इनकम स्टेटमेंट भी जिसे कहते हैं, ये बनाना होगा। अब इनकम स्टेटमेंट इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है। या हम सारे खर्चों को ऐड करते थे और टोटल कॉस्ट मालूम करते थे, जिसमें प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस हमें मालूम हो जाता था। अब इनकम स्टेटमेंट एग्जैक्ट उलट होगा। जो हमने सेल्स किए हैं, उससे जो पैसे आए हैं, जिसे हम रेवेन्यू बोलते हैं, वहां से शुरू करेंगे। अपने रेवेन्यू में से एक एक खर्चा माइनस करते जाएंगे जो हमारा इन प्रोडक्ट को, इन यूनिट्स को बनाने पे लगा था, वो एक एक खर्चा माइनस करते जाएंगे। और एट द एंड देखेंगे कि अगर कुछ हमारे पास पैसे बचते तो हम कहेंगे कि हम प्रॉफिट पे हैं, लेकिन अगर हमारा अपना खर्चा ही रिकवर नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि भाई हम लॉस पे हैं। तो इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं जनाब। बाय द एंड ऑफ द पीरियड जब आप सेल्स कर चुके होंगे तो उन सेल्स से आने वाले जो पैसे हैं उनको हम रेवेन्यू कहेंगे। ठीक है, अब उस रेवेन्यू में से माइनस किया जाता है कॉस्ट ऑफ सेल। अब बच्चे, अक्सर स्टूडेंट की कंफ्यूजन होती है कॉस्ट ऑफ सेल, उसका ये मतलब ले लेते हैं कि भाई इस जो सेल्स हुए हैं, इन यूनिट्स को बेचने पे जो खर्चा आया है उसको कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं। नहीं बच्चे, इनको बेचने पे जो खर्चा आता है वो सेलिंग कॉस्ट कहलाती है। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब जितने यूनिट्स बिके हैं, इनके बनाने पे, इनके प्रोड्यूस करने पे जो खर्चा आया था, दैट इज कंसीडर्ड टू बी नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल। मैंने इसीलिए आसानी के लिए कॉस्ट ऑफ सेल के साथ दूसरा भी नाम लिखा है, प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी जितने यूनिट्स बिके हैं उनके प्रोड्यूस करने पे जो आपका खर्चा लगा था, वो प्रोडक्शन की कॉस्ट आप यहां से माइनस करोगे तो आपको मिल गया प्रॉफिट। अब इससे पहले लेबर चैप्टर में, पेरोल में हमने डिस्कस किया था कि ग्रॉस अमाउंट एक होता है, एक नेट अमाउंट होता है। ग्रॉस अमाउंट का मतलब वो अमाउंट जिसमें से अभी कुछ डिडक्शंस करना बाकी है। नेट अमाउंट उसे कहते हैं जिसमें से और डिडक्शंस नहीं करनी है आपने। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा, वजह क्योंकि इसमें से सिर्फ प्रोडक्शन का खर्चा आपने माइनस किया है, नॉन प्रोडक्शन का खर्चा तो अभी तक आपने माइनस किया ही नहीं है। तो जनाब हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला। अब इसमें से फाइनेंस वाले इसको अदर एक्सपेंसेस कहते हैं, या इसको आप नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हो, दोनों एक ही है। तो हम प्रोडक्शन की कॉस्ट माइनस कर चुके, यहाँ पे इन यूनिट्स पे लगने वाला नॉन प्रोडक्शन का खर्चा भी माइनस कर दिया, तो PBIT मिला हमें, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब वो वाला प्रॉफिट जिसमें से अभी इंटरेस्ट और टैक्स हमने नहीं दिया। अब इसको बच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। अब इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों कहते हैं? अब बच्चे, लाजमी तो नहीं है ना कि हर बंदे ने इंटरेस्ट और टैक्स देना होगा। MA1 लेवल के मुताबिक समझा रहा हूं, लाजमी नहीं है कि हर बंदे ने इंटरेस्ट और टैक्स देना होगा। अब जिसने इंटरेस्ट और टैक्स नहीं देना, वो तो इसी प्रॉफिट को अपनी मर्जी से आगे जाके ऑपरेट करेगा।
समझ आ रही है? तो इसको पीबीआईटी के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं। अब मेरे पे अगर कोई इंटरेस्ट है किसी को, अगर मैंने सूद देना है इनमें से, तो वो माइनस करूंगा, और जो मुझ पे टैक्स लगता है मैंने वो माइनस कर देना है। तो इसके बाद ये रेवेन्यू में से, इन पैसों में से और कुछ नहीं बचा माइनस करने को। तो जो आखिर में मुझे अमाउंट मिलता है दैट विल बी नोन एज आवर नेट प्रॉफिट्स। तो ये रहा बच्चे कॉस्ट कार्ड और इनकम स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। अब इसे आगे जाके इस्तेमाल करेंगे एब्जॉर्प्शन में भी और मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में भी। फिर से बता दूं बच्चे, कॉस्ट कार्ड हम पीरियड के स्टार्ट में बनाएंगे ताकि इससे हमें मालूम हो जाए कि आगे जाके जो हम यूनिट्स बनाने लगे, जो प्रोडक्ट बनाने लगे, उस पर कितना कोई खर्चा लगेगा हमारा। और एट द एंड ऑफ द पीरियड जब हमें मालूम करना होता है कि इस पीरियड में हम लॉस पे थे या कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो वो मालूम करने के लिए हमें इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करना होगा, इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा, जिसे आप P&L या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हो। ये एंड पे बनाया जाता है। समझ आ रही है? जरा मार्जिनल कॉस्टिंग को पढ़ते हैं बच्चे। देखो बच्चे, सेल्स यूनिट्स हो या क्लोजिंग यूनिट्स हो, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो, इनको वैल्यू देने के सिर्फ दो तरीके हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग तो वेरिएबल और फिक्स दोनों को एक यूनिट पे चार्ज करता था, ठीक है, मालूम करता था कि एक यूनिट को बनाने पे वेरिएबल और फिक्स खर्चा कितना लग रहा है, ठीक है, दोनों को पर यूनिट पे चार्ज करता था, दोनों को प्रोडक्ट का हिस्सा बनाता था। इसलिए यहां पे हमने लिखा है देखो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट भी प्रोडक्शन का हिस्सा बनती थी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो करते ही इसलिए थे कि फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट बेसिस पे किस तरह चार्ज किया जा सके। अब ये लोग कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल खर्चा प्रोडक्ट की कॉस्ट बनेगी, जबकि फिक्स खर्चे को वो लोग पीरियड कॉस्ट समझते हैं। वो कहते हैं कि ये पीरियड कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट ट्रीट किया जाता है, मतलब पूरे पीरियड में जितनी फिक्स कॉस्ट लगी हुई है उसको एड अप करके आखिर में प्रॉफिट में से माइनस कर दिया जाएगा। तो ये लोग कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक फिक्स कॉस्ट जो है पीरियड कॉस्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं होता। प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्यों नहीं शामिल होता, एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए उन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक फैक्ट्री है, ठीक है, हम मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक कॉस्टिंग कर रहे थे और पीरियड कॉस्ट कंसीडर किया जाता था अपने फिक्स कॉस्ट को। अब कुछ लोग होते हैं जिनको कीड़े होते हैं, वो आ गए चैलेंज करने कि भाई ये आप पीरियड कॉस्ट क्यों समझ रहे हो, इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्यों शामिल नहीं करते। तो हमने कहा कि भाई ये फिक्स कॉस्ट है, मतलब हमेशा सेम खर्चा ही आएगा, जबकि एक्टिविटी तो कभी ज्यादा तो कभी कम, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे चार्ज नहीं हो सकता। तो कहते हैं मैं चार्ज करके दिखाता हूं। अब हम भी खुश हो गए कि यार ये तो बहुत ही अच्छा है, फिक्स कॉस्ट को कैसे आप एक एक यूनिट पे चार्ज कर सकते हो, हमें भी तरीका सिखाओ, ठीक है। हम भी जरा हैरान होकर देखने लगे। तो कहते हैं बताओ आपका जो रेंट का खर्चा वो कितना है। हमने कहा भाई हमारा रेंट का खर्चा 5,000 है, ठीक है, रेंट का खर्चा 5,000 है। कहते बताओ इस साल या इस महीने आपने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए। हमने कहा कि भाई 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। तो उसने टोटल रेंट को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड किया और हमसे कहा कि भाई एक एक यूनिट पे $5 की फिक्स कॉस्ट आती है, हो गया एक एक यूनिट पे चार्ज। हम भी खुश हो गए कि यार बड़े कमाल का बंदा है। हमने कहा अगले महीने फिर आप इसे कैलकुलेशन करवाएंगे, फिर आइएगा आप। अगले महीने वो आया, कहता है रेंट कितना है। हमने कहा भाई रेंट सेम ही होता है, वही 5,000 ही पे किया है। उसने पूछा प्रोडक्शन कितनी की है। हमने कहा इस महीने हमने 2,000 प्रोडक्शन की है। तो उसने 5,000 को 2,000 पे डिवाइड किया, $2.5 पर यूनिट आ रहे थे। हम भी खुश हो गए कि यार फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो गई है, एक एक यूनिट पे फिक्स कॉस्ट कम आ रही है, अब खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा ही आएगा। हमने कहा यार ये तो बड़ा ही कमाल का बंदा है। तीसरे महीने फिर आप आइएगा, आप इसे कॉस्टिंग करवाएंगे। तीसरे महीने वो फिर आया, कहता है रेंट कितना है। मैंने कहा खुदा के बंदे रेंट वही 5,000 है, सेम ही होता है। तो 5,000 कहते हैं एक्टिविटी कितनी हुई। हमने कहा यार इस बार डिमांड इतनी नहीं थी तो हमने सिर्फ 500 यूनिट्स ही बनाए हैं। तो जब उसने 5,000 को 500 पे डिवाइड किया तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी आई, $10। हम हैरान हो गए कि यार फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इतनी ज्यादा हो गई। अब इसको कैसे ट्रीट करूं, अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ा दूं क्या। अब कॉस्ट बढ़ रही है तो सेलिंग प्राइस को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब हम हर महीने अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को ऊपर नीचे तो नहीं लेके जा सकते कि ये पेन आज मार्केट में 10 रुपए का मिल रहा हो, अगले महीने फिर 12 रुपए का मिल रहा हो, फिर उसके अगले महीने 8 रुपए का मिल रहा हो। नहीं, हमें एक स्टैंडर्ड बरकरार करके रख के चलना पड़ता है। हम हैरान हो गए कि भाई ये हो क्या रहा है।
लेकिन हमने कहा चलो यार इतनी आसानी से कैलकुलेशन करके देता है तो थोड़ा बहुत नुकसान खैर है, इसकी वजह से बर्दाश्त कर लेते हैं। हमने कहा अगले महीने फिर आप आओ, आप इसे कैलकुलेशन करवाएंगे। अगले महीने फिर वो जनाब आए, ठीक है, बड़े ही धीमे लहजे से पूछते बताओ रेंट कितना है। हमने रख के एक चमाट मारी के 4 बार बता तो चुका हूं कि भाई रेंट वही 5000 है, सेम ही होता है रेंट यार। तो उसने कहा ठीक है रेंट 5000 है, बताओ एक्टिविटी कितनी हुई है, यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किया। हमने एक और चमाट रख के दी कि खुदा के बंदे कोरोना फैला हुआ है, फैक्ट्री तो बंद पड़ी है, प्रोडक्शन तो कोई हुई नहीं है, तो किधर की एक्टिविटी पूछ रहे हो, मतलब एक्टिविटी 0 है। तो इस सिचुएशन में हमने उसे कहा कि अब बताओ शाबाश बच्चों, ये जो फिक्स कॉस्ट है, ये जो रेंट का खर्चा है, इसको किधर चार्ज करूं, जल्दी बताओ। वो चुप करके हैरान हो के देख रहा है कि अब क्या करूं इस फिक्स कॉस्ट के साथ, एक्टिविटी तो कोई है ही नहीं, एक्टिविटी 0 हो गई, अब ये 5000 कहां चार्ज करूं, कौन सी यूनिट्स पे चार्ज करूं। तो हमने बड़ी मधुबाना और धीमे लहजे से उनके पास जाके कहा कि जनाब बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि मजदूर को खोदना और बाप को नहीं सिखाते। जो आप सोच रहे हो मैं वो नहीं कह रहा, ठीक है, खैर वो भी ठीक है। अपने टॉपिक पे आते हैं बच्चे। तो हमने एक बड़ी प्यारे एग्जाम्पल के जरिए ये सीखा कि फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट पे नहीं चार्ज किया जा सकता, और इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग वाले कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट है, मतलब पूरे पीरियड में जितनी फिक्स कॉस्ट लगती है उसको कंप्लीटली ऐड करके, टोटल करके उसी पीरियड के प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा पीरियड के एंड पर। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को पीरियड की कॉस्ट में शामिल किया जाएगा। अब मार्जिनल कॉस्टिंग के ये सब चौंचले देखकर हमने मालूम करने की कोशिश शुरू कर दी कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे मालूम की जा सकती है। अब यहां 2 मेन पॉइंट्स को कंसीडर करना होगा बच्चे। वो कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट ही प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, जो कि मल्टी पीरियड्स होते हैं, ठीक है। मल्टी पीरियड्स कैसे, क्योंकि देखो प्रोडक्शन जो पिछले पीरियड हुई है, हो सकता है उसकी कोई क्लोजिंग यूनिट्स रह गई हो और वो इस पीरियड में आप इस्तेमाल कर रहे हो, या जो इस पीरियड में आपने प्रोडक्शन की कॉस्ट लगाई है, मतलब प्रोडक्शन की है, वो यूनिट्स आप अगले पीरियड में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर क्लोजिंग में कुछ बचा तो वो अगले पीरियड में जाएगा ना। तो प्रोडक्शन की कॉस्ट मल्टी पीरियड्स हो सकती है, और मार्जिनल में वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट समझा जाता है, मतलब क्योंकि वेरिएबल ही सिर्फ प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड होता है। फिक्स को वो लोग कहते हैं कि इट इज कंसिडर्ड एज पीरियड कॉस्ट एंड इज नॉट एडेड टू प्रोडक्ट कॉस्ट, और ये सिंगल पीरियड कॉस्ट होती है जिसको हम नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। सिंगल पीरियड क्यों, क्योंकि जिस स्पेसिफिक पीरियड में आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसी पूरे पीरियड की कॉस्ट को ऐड करके उसी पीरियड की प्रॉफिट में से माइनस कर दिया जाता है, उसको अगले पीरियड में नहीं लेके जाया जाता, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल किया जाता है, इसलिए उसको प्रोडक्शन की कॉस्ट कहा जाता है। फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्शन की कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए उसको नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट समझा जाता है। क्यों, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये पीरियड कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है। तो जरा मालूम करते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग को इस्तेमाल करते हुए हम अपने प्रोडक्शन जो हमने कर रखी है, जितने यूनिट्स बनाए हैं, उसकी कॉस्ट कैसे मालूम कर सकते हैं। वो लोग कहते हैं जनाब कि सबसे पहले डायरेक्ट किसी भी यूनिट पे जो डायरेक्ट मटेरियल लगा है, डायरेक्ट लेबर जितने का लगा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने के लगे, उनको मालूम करके ऐड करके प्राइम कॉस्ट मिल जाती है, और उसके साथ जो प्रोडक्शन पे वेरिएबल प्रोडक्शन का इनडायरेक्ट खर्चा लगा है वो भी ऐड कर दो, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे के सारे वेरिएबल खर्चे ऐड हो गए कि नहीं, तो आपको आपकी मार्जिनल कॉस्ट मालूम हो गई। और यहां पे एक पॉइंट मैंने लिखा है कि मार्जिनल कॉस्ट इज अवॉइडेबल। अवॉइडेबल क्यों, क्योंकि देखो मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट को बनाने पे जो आपका वेरिएबल खर्चा लगता है। वेरिएबल खर्चा कौन सा होता है, जो एक्टिविटी की वजह से आता है। एक्टिविटी ज्यादा तो वेरिएबल खर्चा भी ज्यादा, एक्टिविटी कम तो वेरिएबल खर्चा भी कम, ठीक है। एक मार्कर अगर 10 रुपए का है, 2 मार्कर 20 के, 3 मार्कर 30 के, 4 मार्कर 40 के, 5 मार्कर 50 के। एक्टिविटी बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, एक्टिविटी कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी, मतलब वेरिएबल कॉस्ट एक्टिविटी की वजह से ही आती है। तो अगर आप एक्टिविटी करो ही नहीं, आप ये डिसीजन लो कि नहीं मैंने सिर्फ 4 मार्कर्स बनाने हैं, 5वां मार्कर बनाना ही नहीं है, तो 5वें मार्कर की कॉस्ट आपने अवॉइड कर दी कि नहीं,
या आप चाहते हो, आप सोचते हो, आपने डिसीजन लिया, आपने फैसला लिया कि भाई मैंने 4 मार्कर्स भी नहीं बनाने, सिर्फ 3 बनाने, तो वो छोटे मार्कर की कॉस्ट भी आपने अवॉइड कर ली कि नहीं? तो मार्जिनल कॉस्ट इसलिए कहा जाता है कि दिस इज अवॉइडेबल। अब मार्जिनल कॉस्टिंग को इस्तेमाल करते हुए आपने वेरिएबल कॉस्ट तो सारी की सारी मालूम कर ली, जिसको टोटल करके आप मार्जिनल कॉस्ट कहते हो। अब वो फिक्स कॉस्ट जो कहते हैं कि पूरे पीरियड के लिए एड अप करके आखिर में माइनस किया जाता है प्रॉफिट से, वो फिक्स कॉस्ट कैसे मालूम की जाती है? अब फिक्स कॉस्ट को मालूम करने के लिए वो कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या बताता है? कंट्रीब्यूशन बताता है जनाब कि सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब ये बात तो ठीक है, चलो, लेकिन हमें एक तो मैंने आपको पहले कहा था कि सिर्फ डेफिनेशन नहीं रटने, कॉन्सेप्ट सीखना है। दूसरा ये कि हमने तो ये पूछा था सर जी कि भाई वो फिक्स कॉस्ट कैसे मालूम करें, ये कंट्रीब्यूशन किधर से आया, इसमें फिक्स कॉस्ट किधर? समझाता हूं बच्चे। देखो, सेल्स या सेलिंग प्राइस में अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? ये सेल्स का जो लफ्ज लिखा है इसको जरा डिटेल से ओपन करके लिखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करके आपको क्या मिलता है? टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड कर दो तो आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है कि नहीं? तो यहां पे मैं सेल्स लिखूं या सेल्स की बजाय ये तीनों कंपोनेंट्स लिख दूं, बात एक ही है कि नहीं? अब इसमें से ऑल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो तो वेरिएबल के साथ कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन का दूसरा फार्मूला भी हमें मालूम हो गया कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब यहां पे क्वेश्चन फिर से वही है कि सर वो तो ठीक है, लेकिन यहां फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट के साथ ऐड करने के लिए फिक्स कॉस्ट मालूम तो होनी चाहिए कि भाई हमारी फिक्स कॉस्ट है कितनी, वो कैसे मालूम करें ये बताओ। तो भाई उसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूं कि जरा आराम से रहो जनाब, गुस्से करने की कोई जरूरत नहीं है, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, ठीक है? समझाता हूं एक एक पॉइंट, बिल्कुल समझाता हूं, गौर से सुनो। देखो बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में काम करते हो और 1 महीने की सैलरी आपकी है $5,000, ठीक है? तो पूरे साल की आपकी सैलरी कितनी हुई? अगर 1 महीने की $5,000 है तो 12 महीनों की $60,000 हुई कि नहीं? मतलब आपकी वजह से आपकी कंपनी पे $60,000 का खर्चा आता है कि नहीं हर साल? अब कंपनी को पहले से पता नहीं होता कि मेरे पास कौन कौन से एम्प्लॉइज हैं और हर एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, हर महीने सैलरी फिक्स होती है कि नहीं, रेंट भी हर महीने फिक्स होता है कि नहीं, और बकाया और जैसे खर्चे, बहुत सारे खर्चे जो फिक्स हैं वो पहले से उनको पता होता है कि नहीं कि हर महीने या हर साल में कितनी फिक्स कॉस्ट मेरे जेब से निकलती है। भाई मेरे जेब से फिक्स खर्चा कितना निकलता है, मुझे कितना फिक्स खर्चा पे करना पड़ता है लोगों को। तो फिक्स कॉस्ट आपको पहले से मालूम होती है कि भाई आपकी पूरे पीरियड में फिक्स कॉस्ट कितनी लगती है। रह गई प्रॉफिट की बात, तो प्रॉफिट तो हर कोई अपने हिसाब से चार्ज करता है। जो आप अपने प्रोडक्ट में से जितना प्रॉफिट चाहते हो उतना ही प्रॉफिट ऐड करोगे ना। तो वेरिएबल कॉस्ट आप मार्जिन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए मालूम कर लेते हो, आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर मालूम कर लेता है कि भाई प्रोडक्शन पे आपका वेरिएबल खर्चा कितना लगता है। फिक्स कॉस्ट हर किसी को मालूम होती है और प्रॉफिट आप अपने हिसाब से चार्ज करते हो। तो तीनों को प्लस करके आपके पास वापस सेलिंग प्राइस यानी सेल्स की वैल्यू वापस बनी कि नहीं बनी? सिंपल है। अब ये जो लफ्ज है मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी मार्जिन्स की कॉस्ट मतलब पोर्शंस की कॉस्ट, मतलब छोटे छोटे हिस्से, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक मार्जिनल कॉस्टिंग को इस्तेमाल करते हुए आप पूरी कॉस्ट का अलग अलग पोर्शन भी मालूम कर सकते हो। वेरिएबल आपने ऊपर मालूम किया, अब फिक्स अलग कैसे मालूम करोगे? देखो, अगर आप कंट्रीब्यूशन में से ये फिक्स को इस साइड पे लाके कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दो तो आपको आपका प्रॉफिट मालूम हो जाता है कि नहीं? अब प्रॉफिट तो मालूम कर लिया, फिक्स कैसे मालूम करोगे? ये प्रॉफिट इस साइड पे लाके कंट्रीब्यूशन से माइनस करो तो आपको फिक्स कॉस्ट मालूम हो गई। कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो अलग अलग पोर्शंस आप मालूम कर सकते हो कि नहीं कंट्रीब्यूशंस को इस्तेमाल करके मार्जिनल कॉस्टिंग में।
अब एक और क्वेश्चन के साथ थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मार्जिनल कॉस्टिंग को शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक कहा जाता है, यानी इसको इस्तेमाल करते हुए आप शॉर्ट टर्म में जल्दी से जल्दी अपने डिसीजन ले सकते हो। कैसे? प्रूफ करो। तो भाई प्रूफ करते हैं, प्यार और मोहब्बत के जरिए समझाता हूं बच्चे। फॉर एग्जाम्पल बच्चे गौर से देखो, अच्छा गौर से देखो, हमने यहां पे लिखा है, यहां पे लिखते हैं, चलो हमने यहां पे लिखा है कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब अगर मैं मालूम करना चाहता हूं कि मैं कितने यूनिट्स बेचूं तो मुझे मेरे फिक्स खर्चे रिकवर हो जाएंगे, मैं सिर्फ यह मालूम करना चाहता हूं कि मैं कितने यूनिट्स बेचूं तो मुझे सिर्फ अपने फिक्स खर्चे रिकवर हो जाएंगे, मुझे प्रॉफिट अभी नहीं चाहिए, सिर्फ फिक्स खर्चे रिकवर करने के लिए कितने सेल्स करने होंगे ये मालूम करना चाहता हूं। तो इस सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस जीरो हुआ कि नहीं, क्योंकि प्रॉफिट मुझे नहीं चाहिए, तो इस सिचुएशन में प्रॉफिट जीरो हुआ कि नहीं। अब अगर प्रॉफिट जीरो है तो यहां पे आप प्रॉफिट लिखो या ना लिखो, बात एक ही है कि नहीं। तो यहां पे फॉर्मूला कुछ यूं बन जाता है कि नहीं कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, क्योंकि प्रॉफिट को तो आपने जीरो कर दिया ना, और जीरो या लिखो या ना लिखो बात एक ही है। तो इस सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हुआ कि नहीं, ये हुआ। अब जरा एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मैं आपसे कहूं ठीक है कि $1000 का खर्चा किया है मैंने, और बताओ फुटबॉल बनाए हैं, कितने फुटबॉल बनाए होंगे मैंने। आप नहीं बता सकते क्योंकि आपको पता नहीं कि एक फुटबॉल कितने का बना है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि भाई एक फुटबॉल ₹100 का बना है, अब आप बता सकते हो कि कितने फुटबॉल बने होंगे। कैसे? देखो, टोटल कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट पे डिवाइड करते तो आपको पता चलेगा कि हाँ 10 फुटबॉल बनाए गए हैं। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को जरा सा चेंज करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैंने $1000 लगा के फुटबॉल बनाए हैं, बताओ कितने फुटबॉल बेचूंगा तो ये 1000 वापस रिकवर हो जाएगा। आप फिर से नहीं बता सकते क्योंकि आपको पता नहीं है कि पर यूनिट कितना है। अच्छा बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट पे $200 लगे मेरे। अब आप बता सकते हो कि कितने फुटबॉल वापस बेचोगे तो आपको 1000 खर्चा रिकवर हो जाएगा। आप उसी टोटल कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट पे डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ 5 फुटबॉल बने हैं, यही वापस बेचोगे 5 तो आपको 1000 का खर्चा वापस रिकवर हो जाएगा कि नहीं। मतलब फॉर्मूला कुछ यूं बनता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर आप पर यूनिट फिक्स कॉस्ट पे डिवाइड कर दोगे तो आपको आपके सेल्स मालूम हो जाएंगे कि नहीं, कि भाई आप कितने सेल्स करोगे तो आपको आपका फिक्स खर्चा वापस रिकवर हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन है कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले इतनी बड़ी तकरीर की कि फिक्स कॉस्ट तो पर यूनिट आ ही नहीं सकती। बिल्कुल यार, आप जाग रहे हो, ग्रेट क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बिल्कुल नहीं आ सकती। लेकिन इधर गौर से वापस इस बात पे आओ। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया कि नहीं कि अगर आपको सिर्फ अपने खर्चे रिकवर करवाने हो, प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। जिस सिचुएशन में ये फार्मूला कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो जाएगा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ मतलब अगर हमारी फिक्स कॉस्ट 1000 है तो कंट्रीब्यूशन भी 1000 होगी कि नहीं। अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 200 है तो कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट 200 होगी कि नहीं। तो यहां टोटल फिक्स कॉस्ट पे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ही डिवाइड कर लो, लेकिन उसको नाम दे दो कंट्रीब्यूशन। एक मिनट जरा ठीक करके लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का, क्योंकि आप फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे डिवाइड करो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे डिवाइड करो, बात एक ही है कि नहीं। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि 1000 है उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि 200 है उस पर डिवाइड करोगे तो आपको मालूम हो जाएंगे कि कितने सेल्स यूनिट्स आपको चाहिए अपने फिक्स खर्चे को वापस रिकवर करने के लिए। अब गौर से देखो बच्चे, जादू होने लगा है। आपने कंट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए जल्दी से जल्दी मालूम किया कि नहीं अपने डेडलाइन को, कि भाई 5 सेल्स तो करने ही करने हैं, क्योंकि 5 सेल्स करने से 5 यूनिट्स बेचने से कम खर्चा रिकवर हो जाएगा हमारा।
उसके बाद जितने भी सेल्स करोगे वो प्रॉफिट ही होगा। तो जल्दी से जल्दी आपने डिसीजन लिया कि नहीं, आपने जल्दी से जल्दी बजट्स बना लिए कि नहीं। अब एक और काम भी हो सकता है जल्दी से जल्दी। देखो, आप इसी 5 यूनिट्स को यहां पे लेके आओगे अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास और उसे बताओगे कि जल्दी से जल्दी मालूम करो शाबाश कि अगर 5 यूनिट्स बनाने हो तो उस पर प्रोडक्शन का कितना खर्चा आएगा। तो वो उसका मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, एक्सपेंसेस के खर्चे और जो वेरिएबल प्रोडक्शन का खर्चा है सारा ऐड करके आपको बता देगा कि इसको बनाने पे प्रोडक्शन की कितनी कॉस्ट लगेगी, यानी मार्जिनल कितनी कॉस्ट लगेगी। तो जल्दी से जल्दी आपने इसके प्रोडक्शन का खर्चा भी मालूम कर लिया कि नहीं। आपको मालूम हो गया कि अगर 5 यूनिट्स बनाने तो इसके लिए बजट में कितना खर्चा रखवाना होगा, कितना हिस्सा रखवाना होगा। जल्दी से जल्दी आपने मालूम किया कि नहीं। अब एक और बात, हमेशा हम सिर्फ इसलिए तो नहीं बैठे होते ना कि हमने सिर्फ अपने खर्चे रिकवर करवाने हैं, हमें प्रॉफिट भी कमाना होता है ना। तो अगर हमें मालूम करना है कि भाई कितने यूनिट्स बेचूंगा तो अपने खर्चे रिकवर हो जाएंगे, अपने खर्चे रिकवर हो जाएंगे और साथ में प्रॉफिट भी रिकवर होगा, कोई खास प्रॉफिट जो मुझे चाहिए वो भी अचीव हो जाएगा। तो उसके लिए कितने यूनिट्स बेचने होंगे वो भी मालूम कर सकते हो। देखो, फार्मूला पूरा लिखना पड़ेगा उस सिचुएशन में। इधर देखो, इधर देखो, हमारा फार्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स प्लस प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, हमारा फिक्स कॉस्ट अगर 1000 है और प्रॉफिट 400 है तो कंट्रीब्यूशन 1400 हुआ कि नहीं। अब फार्मूला क्या बनेगा कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट 1000 है, प्रॉफिट 400 है, तो टोटल कितना बना, ये 1400 बना, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा है 100 रुपए। चलो, तो इसको डिवाइड करने से हमें पता चला कि 14 यूनिट्स बेचोगे, 14 यूनिट बेचोगे तो आपको वो 1000 का फिक्स खर्चा भी रिकवर हो जाएगा और 400 आपका जो डिजायर्ड प्रॉफिट था, जो आप अपनी मर्जी से आपने ऐड किया था, वो प्रॉफिट भी ऐड मालूम हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आपने अपने सेल्स का बजट बनाया कि नहीं बनाया, शॉर्ट टर्म में डिसीजन लिया कि नहीं लिया। अब एक और जादू, अब ये वाली यूनिट्स जाके अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को बताओ कि अगर 14 यूनिट्स बनाने हो, प्रोड्यूस करने हो, तो उस पे प्रोडक्शन की कितनी कॉस्ट लगेगी। वो जल्दी से जल्दी इसके लिए डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस और इसको बनाने पे प्रोडक्शन का जो वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा है वो भी ऐड करेगा। तो आपको जल्दी से जल्दी बता देगा कि हाँ 14 यूनिट्स बनाने हैं तो उसके लिए बजट में कितना हिस्सा रखवाना पड़ेगा आपको, मतलब इस पे कितना प्रोडक्शन का खर्चा आएगा, मार्जिनल कॉस्ट कितनी आएगी। तो शॉर्ट टर्म में डिसीजन मेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही बच्चे, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग को शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अब बच्चे हमने कहा कि फिक्स कॉस्ट जो है वो पीरियड कॉस्ट है, ठीक है, मतलब पूरे पीरियड में जितनी कॉस्ट लगी उसको ऐड करके आखिर में प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है। तो उसकी ट्रीटमेंट P&L में होती है, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट या स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड भी कहते हैं। तो जरा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड मालूम करने की कोशिश करते हैं कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड यानी P&L यानी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा। देखो बच्चे, सेल्स या रेवेन्यू में से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी जो सेल्स किए हैं उसके बनाने यानी प्रोडक्शन का खर्चा। लेकिन यहां पे एक मसला है, देखो प्रोडक्शन की कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते थे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता था, जबकि यहां पे कंट्रीब्यूशन आया है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक प्रोडक्शन की कॉस्ट में तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल खर्चा शुमार किया जाता है, ठीक है, मतलब हमने सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल खर्चा माइनस किया। तो देखो कंट्रीब्यूशन का जो हमारा डिफिनीशन है वो क्या कहता है कि सेल्स में से अगर वेरिएबल खर्चा माइनस होता है तो वो तो कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है। तो यहां पे कंट्रीब्यूशन मिलता है, लेकिन ये अनएडजस्टेड कंट्रीब्यूशन है। क्यों? ये कंट्रीब्यूशन के डेफिनेशन को जरा बच्चे एक और बार देखो, सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, लेकिन यहां पे तो हमने सिर्फ प्रोडक्शन वाला वेरिएबल माइनस किया है। इसमें से अगर वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन के ओवरहेड्स भी माइनस कर दो तो आपको एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा जो ग्रॉस प्रॉफिट की तरह ही काम करता है। उसको ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए कहते थे क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन का खर्चा माइनस किया गया था, अभी तक नॉन प्रोडक्शन का खर्चा माइनस करना बाकी था। अब इसको ग्रॉस प्रॉफिट कैसे समझ सकते हो? क्योंकि देखो कंट्रीब्यूशन में भी तो अंदर फिक्स कॉस्ट होती है और प्रॉफिट होते हैं।
तो ये वही ग्रॉस प्रॉफिट है कि नहीं जिसमें से अभी तक फिक्स कॉस्ट को माइनस करना बाकी है। तो हम इसलिए कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट मानकर आखिर में प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है, तो वो इसी प्रॉफिट की बात हो रही होती है। अब कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या कुछ है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो इसमें से फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन वाला भी और फिक्स कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन वाला भी, दोनों अगर माइनस कर दो तो पीछे क्या रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट PBIT वाला। उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करो तो आपको आपका नेट प्रॉफिट मिल जाता है बच्चे। दैट वाज ऑल अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग को इस्तेमाल करते हुए स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड यानी इनकम स्टेटमेंट यानी P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है बच्चे। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये है F2 लेवल का, लेकिन मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, सॉरी मार्जिनल कॉस्टिंग में हम अपने डिसीजंस प्रॉफिट बेसिस पे क्यों नहीं करते, कंट्रीब्यूशन बेसिस पे क्यों करते हैं। देखो ये पहले से जो ऊपर हमने इनकम स्टेटमेंट पढ़ा ना, वही यहां पे गिवन है। देखो यहां पे पर लैंप, एक लैंप का सेलिंग प्राइस भी गिवन है, उसके डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा भी गिवन है, डायरेक्ट लेबर का भी, और वेरिएबल प्रोडक्शन के ओवरहेड्स का खर्चा भी गिवन है। 1000 लैंप्स का कितना रेवेन्यू और कितना खर्चा बनता है वो भी गिवन है, और 1500 लैंप्स का रेवेन्यू और खर्चा भी गिवन है। अब देखो 1000 लैंप्स का जो रेवेन्यू है वो 6 लाख है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल खर्चा यानी इसको बनाने पे जो डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और प्रोडक्शन का खर्चा लगा है वो माइनस किया है, तो आपके पास आपका कंट्रीब्यूशन आया है। ठीक है, क्यों कंट्रीब्यूशन आया है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्शन की कॉस्ट पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही शामिल होता है ना, और सेल्स में से वेरिएबल माइनस करो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो 1000 यूनिट्स का जो रेवेन्यू था वो 6 लाख था, जिसमें से 4 लाख का मार्जिनल कॉस्ट माइनस करके आपको 2 लाख की कंट्रीब्यूशन मिली। अब 1500 लैंप्स की जो रेवेन्यू थी वो 9 लाख थी, जिसमें से 6 लाख का प्रोडक्शन का खर्चा यानी मार्जिनल कॉस्ट माइनस करके आपको कंट्रीब्यूशन 3 लाख की मिली। अच्छा, कंट्रीब्यूशन में से फिर फिक्स खर्चा जो कि 1,20,000 है, अब फिक्स खर्चा हर एक एक्टिविटी लेवल पे सेम ही होता है, वो माइनस किया तो आपको 1000 यूनिट्स का प्रॉफिट भी मिल गया और 1500 यूनिट्स का प्रॉफिट भी मिल गया। अब देखो बच्चे, 1000 यूनिट्स पे हमको कंट्रीब्यूशन 2 लाख मिल रहा था। अब 2 लाख को इसी 1000 पे डिवाइड करो तो मतलब एक यूनिट पे, एक लैंप पे हमें $200 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। 1500 लैंप्स के लिए 3 लाख का कंट्रीब्यूशन था, इसको 1500 पे डिवाइड करो तो मतलब एक यूनिट पे हमें वही 200 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। मतलब एक्टिविटी जो भी हो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन सेम ही आएगा। अच्छा, प्रॉफिट के बारे में जरा देखते हैं। प्रॉफिट हमारा 1000 लैंप्स के लिए 80,000 था और 1500 लैंप्स के लिए 1,80,000 था। तो 80,000 को अपने 1000 यूनिट्स पे डिवाइड करो और 1,80,000 को अपने 1500 यूनिट्स पे डिवाइड करो तो हमें पता चलता है कि प्रॉफिट 1000 यूनिट्स के लिए पर यूनिट $80 का प्रॉफिट मिल रहा है, जबकि 1500 लैंप्स यानी 1500 यूनिट्स बेचने से पर यूनिट हमारा प्रॉफिट $120 का आता है। अब देखो बच्चे, प्रॉफिट पर यूनिट ऊपर नीचे जा रहा है लेकिन कंट्रीब्यूशन सेम ही आ रहा है, तो इसलिए हम प्रॉफिट के बेसिस पे अपने डिसीजंस को नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एक्टिविटी लेवल पे चेंज होता जाता है, जबकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम ही है। इसलिए हम अपने डिसीजन मेकिंग के लिए कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं बच्चे। अब आगे मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे गए हैं। वो कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज कांस्टेंट अनलाइक प्रॉफिट पर यूनिट दैट वेरीज विद चेंजेस इन सेल्स वॉल्यूम। कि देखो यहां कंट्रीब्यूशन सेम रहती है जबकि प्रॉफिट ऊपर नीचे जा रहा होता है, और हम कंट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करके डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है मार्जिनल कॉस्टिंग का। देयर इज नो अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। जिस तरह हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स ओवरहेड्स की ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन की ट्रीटमेंट करते थे, वो यहां पे करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, फिक्स ओवरहेड्स, फिक्स कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट एंड आर चार्ज इन फुल टू द पीरियड अंडर कंसिडरेशन। फिक्स कॉस्ट को एक यूनिट पे शुमार नहीं किया जाता, एक यूनिट पे डिवाइड नहीं किया जाता, बस जितनी टोटल फिक्स कॉस्ट है उसी पीरियड के प्रॉफिट में से टोटल माइनस कर दो। आसान कैलकुलेशन है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। मार्जिनल कॉस्ट इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मार्जिनल कॉस्टिंग को आप डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। अब देखो बच्चे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आप रिपोर्टिंग बेसिस के लिए इस्तेमाल करते हो। रिपोर्टिंग के लिए आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हो, क्यों? क्योंकि
उसमें इन्वेंट्री पे आप वेरिएबल और फिक्स दोनों खर्चे चार्ज करते हो, एक एक डिटेल खर्चा मालूम होता है आपको, इसलिए रिपोर्टिंग बेसिस के लिए वो बेस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट तो हम अलग अलग फंक्शंस के लिए, जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग के लिए, इंटरनल पर्पस के लिए खाली इस्तेमाल करते हैं। इंटरनली डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल किया जाता है। फिर से बता रहा हूं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो हम रिपोर्टिंग बेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग को हम इंटरनल पर्पस यानी इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि इट इज अ सिंपल मेथड टू ऑपरेट। अब मार्जिनल कॉस्टिंग करना बहुत आसान है, सिंपल सी कैलकुलेशंस है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, ये भी एक एडवांटेज है। अब यहां पे डिसएडवांटेज क्या है? वो कहते हैं कि यहां पे आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यू नहीं दे सकते, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि हम पूरे के पूरे फिक्स कॉस्ट को इसी पीरियड के प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, तो जो यूनिट्स क्लोजिंग में रह गए उनको आपने फिक्स कॉस्ट तो अलॉट की ही नहीं, तो वो जब अगले पीरियड में जाएंगे ओपनिंग की शक्ल में, तो उनमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ऐड किया गया होगा, उसमें फिक्स कॉस्ट तो ऐड हुई ही नहीं होती। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है बच्चे। ये एक और क्वेश्चन गिवन है, वो कहते हैं कि बी लिमिटेड मेक्स ओनली वन प्रोडक्ट, द कॉस्ट कार्ड ऑफ विच इज डायरेक्ट मटेरियल 3 रुपए का लग रहा है, डायरेक्ट लेबर $6 का लग रहा है, और वेरिएबल प्रोडक्शन के ओवरहेड्स $2 के लग रहे हैं, फिक्स ओवरहेड्स $4 के लग रहे हैं, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट यानी इसको बेचने पे जो मुख्तलिफ खर्चे आते हैं, मतलब नॉन प्रोडक्शन के वेरिएबल जो है वो $5 के लग रहे हैं, सेलिंग प्राइस $25 है, और जो प्रोडक्शन की गई है बजट के मुताबिक 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए थे और उसके मुताबिक ही फिक्स ओवरहेड्स मालूम होने चाहिए थे। अच्छा, सेल्स, एक्चुअल सेल्स जो हुई है वो 3000 यूनिट्स हैं, और एक्चुअल में जो फिक्स प्रोडक्शन के ओवरहेड्स इनकर हुए हैं वो $25,000 है। अब उनको जो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, टोटल कंट्रीब्यूशन की बात की गई कि टोटल कंट्रीब्यूशन मालूम करो और टोटल प्रॉफिट या लॉस मालूम करो। अब कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या बचे? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। अब सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चे? वो कहते हैं कि एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है $25, उसमें से वेरिएबल खर्चा सारा माइनस करो। अब वेरिएबल खर्चा 3 रुपए मटेरियल का खर्चा, 6 रुपए लेबर, 2 रुपए वेरिएबल प्रोडक्शन के ओवरहेड्स और 5 रुपए नॉन प्रोडक्शन के ओवरहेड्स मतलब सेलिंग वाले। तो इन सबको प्लस करो, ये 16 रुपए का वेरिएबल खर्चा आता है, तो 25 में से 16 माइनस करो तो ये आता है $9। अब $9 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन $9 है, और उन्होंने कितने बेचे हैं? 3000 यूनिट्स बेचे हैं। तो टोटल कंट्रीब्यूशन किसके बराबर हुआ? टोटल कंट्रीब्यूशन सेल्स मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब सेल्स है 3000 और कंट्रीब्यूशन एक यूनिट पे $9 का है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय, अगर एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन $9 है तो 3000 यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन कितनी है? $27,000। अब ये तो मालूम हो गया कि $27,000 है। अब वो कहते हैं कि इस पीरियड में टोटल जो प्रॉफिट हुआ है या जो टोटल लॉस हुआ है वो मालूम करो बच्चे। अब हम सबको पता है कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स प्लस प्रॉफिट, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन का दूसरा फॉर्मूला क्या है? फिक्स प्लस प्रॉफिट। अब ये फिक्स को यहां लाके माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन से तो प्रॉफिट ही बचेगा, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो देखो बच्चे, कंट्रीब्यूशन है टोटल $27,000 की, अभी मालूम की। फिक्स कॉस्ट उन्होंने यहां पे खुद दी है कि एक्चुअल में $25,000 की फिक्स कॉस्ट लगी है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा अभी पता चल जाएगा। 27,000 में से 25,000 माइनस करो तो $2,000 का प्रॉफिट है, तो ये आंसर भी मालूम होगा $2,000।
दोनों आंसर्स मालूम हो गए बच्चे। अब बच्चे हम पढ़ने लगे प्रॉफिट रिकंसिलिएशन कि अगर एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट गिवन हो तो उसे मार्जिनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मार्जिनल का प्रॉफिट गिवन हो तो उसे एब्जॉर्प्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जरा ये जो थ्योरी दी गई है इसको पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग वैल्यूज इन्वेंट्री एट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट of a unit of product. Absorption costing values inventory at full production cost of a unit of product. के मार्जिनल वाले प्रोडक्ट की कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट शामिल करते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन वाले प्रोडक्ट की कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल करते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूज विल देयरफॉर बी डिफरेंट एट द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ पीरियड अंडर मार्जिन एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इस वजह से ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी मार्जिन और एब्जॉर्प्शन के मुताबिक डिफरेंट आएगी। If inventory values are different, this will have an effect on profits reported in the statement of profit and loss. अगर इन्वेंट्री वैल्यूज ही डिफरेंट होंगे तो इसकी जो इफेक्ट है, इसका जो असर है वो प्रॉफिट्स पे पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट्स भी दोनों के सेम नहीं आएंगे। Profit determined using marginal costing principle will therefore be different to those using absorption costing principle। के absorption costing के मुताबिक जो प्रॉफिट होगा वो मार्जिन से डिफरेंट होगा और मार्जिन वाला एब्जॉर्प्शन से डिफरेंट होगा। तो आपको अगर एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट गिवन हो तो उसे मार्जिनल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, या मार्जिनल का गिवन हो तो उसको एब्जॉर्प्शन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है बच्चे। अब यहां पे ये लोग कहते हैं कि अगर क्लोजिंग वैल्यू ओपनिंग से ज्यादा हो तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा आएगा। अगर क्लोजिंग वैल्यू ओपनिंग से कम हो, मतलब ओपनिंग की वैल्यू ज्यादा हो, ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो, तो मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा आएगा। अब इसकी लॉजिक क्या है बच्चे, गौर से सुनो। कॉस्ट ऑफ सेल के फॉर्मूले से इसको हल करेंगे। पहले एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, ठीक है, कि एब्जॉर्प्शन में अगर क्लोजिंग ज्यादा आता है तो वैल्यू क्यों प्रॉफिट्स की ज्यादा होती है। देखो बच्चे, हम कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी सेल्स को बनाने पे जो खर्चा लगता है उसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोडक्शन की, पहले से हमारे पास प्रोडक्शन है 5000 की और ओपनिंग में हमारे पास $5000 की इन्वेंट्री पड़ी हुई है और हमने प्रोडक्शन की $15000 की, ठीक है, और क्लोजिंग में हमारे पास है 3000 या लेट्स सपोज चलो $6000 की इन्वेंट्री। तो ये आ जाता है 20000 माइनस 6000 इज इक्वल टू 14000। अब हमारे सेल्स की कॉस्ट कितनी हो गई, $14,000 हो गई, ठीक है। लेकिन जरा गौर करो, अगर इस क्लोजिंग को मैं 6000 से बढ़ा के 7000 कर दूं तो ये 7000 तो माइनस ही हो रहा है ना, ये क्लोजिंग की वैल्यू तो माइनस ही हो रही है ना। तो जितनी ज्यादा वैल्यू माइनस होगी ये कॉस्ट कम होती जाएगी कि नहीं, कम होती जाएगी कि नहीं। अब कॉस्ट कम हो रही है तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं कि नहीं। अब यहां पे कॉस्ट क्यों कम हो रही है, देखो एब्जॉर्प्शन में हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स दोनों वैल्यूज डालते हैं कि नहीं। अब क्लोजिंग की वैल्यू जितनी ज्यादा माइनस होगी मतलब फिक्स खर्चे भी उतने माइनस होते जाएंगे और आपका खर्चा जितना कम होता जाएगा आपके प्रॉफिट्स उतने बढ़ते जाएंगे कि नहीं बच्चे। लेकिन मार्जिनल में ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है। क्यों, क्योंकि देखो मार्जिनल में तो हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट को शामिल ही नहीं करते, वो तो पीरियड कॉस्ट कंसिडर किया जाता है। वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ट्रीट किया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो वहां पे ओपनिंग के ज्यादा आने से आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। वजह बताता हूं, इधर देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट की कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल खर्चा शामिल किया जाता है। अब अगर ओपनिंग बढ़ रही है तो ओपनिंग तो प्लस होती है ना। अब देखो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग को तो हम माइनस कर रहे हैं लेकिन ओपनिंग को तो प्लस कर रहे हैं ना। अगर ओपनिंग ज्यादा आ रही है तो मतलब आप ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट प्लस कर रहे हो। अब वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने का क्या मतलब है, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी की वजह से आ रही है। मतलब अगर एक्टिविटी बढ़ रही है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, एक्टिविटी कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। अब अगर ओपनिंग ज्यादा है मतलब ज्यादा वेरिएबल खर्चा ऐड हुआ है, क्योंकि मार्जिनल के मुताबिक तो प्रोडक्शन की कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल खर्चा ऐड होता है। अब अगर वेरिएबल खर्चा बढ़ रहा है मतलब एक्टिविटी ज्यादा हुई है, तो देखो यहां पे एक्टिविटी कौन सी वाली एक्टिविटी है, सेल्स की मालूम कर रहे हैं ना कॉस्ट। तो मतलब सेल्स की एक्टिविटी ज्यादा हुई है मतलब ज्यादा सेल्स हुए हैं, और अगर ज्यादा सेल्स होंगे तो प्रॉफिट ज्यादा आएंगे कि नहीं बच्चे। समझाता हूं,
फॉर एग्जाम्पल हमने ओपनिंग जो है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल। ओपनिंग में हमारे पास इन्वेंट्री थी 10,000 की और हमने प्रोडक्शन की 50,000 की, तो टोटल हमारे पास इन्वेंट्री कितनी आई 60,000 की, लेकिन आखिर में हमारे पास 5,000 की इन्वेंट्री क्लोजिंग में बच गई थी। तो 5,000 इसमें से माइनस करो तो हमारे पास जो इन्वेंट्री बिक चुकी थी उसकी कॉस्ट क्या आई $55,000 की। ठीक है, अब ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल खर्चा है कि नहीं। अब अगर वेरिएबल खर्चे को क्लोजिंग के जरिए माइनस करोगे मतलब आपकी एक्टिविटी कम हो रही है। अब यहाँ पे एक्टिविटी का कम होना, कौन सी एक्टिविटी, मतलब सेल्स का कम होना, मतलब आपके सेल्स कम हुए हैं। सेल्स कम होंगे तो प्रॉफिट कम आएगा। सेल्स को बढ़ाना होगा कि नहीं। अब सेल्स को बढ़ाने के लिए ओपनिंग का फिगर ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग प्लस हो रहा है और क्लोजिंग तो माइनस होता है। अब ओपनिंग प्लस हो रहा है, ओपनिंग के फिगर को बढ़ाओगे तो मतलब ज्यादा वेरिएबल खर्चा आएगा। अब खर्चा ज्यादा आएगा वेरिएबल वाला, मतलब एक्टिविटी ज्यादा हुई है। यहां पे कौन सी एक्टिविटी की बात हो रही है, सेल्स की बात हो रही है ना, मतलब आपकी सेल्स ज्यादा हुई है। सेल्स ज्यादा होगी तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो हम इसलिए कहते हैं कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो तो एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो तो मार्जिनल के मुताबिक प्रॉफिट ज्यादा आएगा। अब बच्चे डिस्कस करते हैं कि भाई मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के बीच ये प्रॉफिट का इतना मसला क्यों आता है बच्चे, किस वजह से आता है, मेन मसला क्या है वो जरा डिस्कस करते हैं। गौर से देखो बच्चे, हमने एक ही प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करने की कोशिश की है, ठीक है, और प्रॉफिट मालूम करने की कोशिश की है, मार्जिनल के मुताबिक भी, एब्जॉर्प्शन के मुताबिक भी। अब देखो बच्चे, सेलिंग प्राइस में से वापस कॉस्ट को माइनस करो तो प्रॉफिट आ जाता है कि नहीं आ जाता, बिल्कुल। लेकिन कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल करनी है। एब्जॉर्प्शन वालों का कहना है कि वेरिएबल खर्चा कितना है इस प्रोडक्ट पे, यूनिट पे 12 रुपए, और फिक्स कॉस्ट जो है वो 4 रुपए है। अब एब्जॉर्प्शन के मुताबिक तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा वेरिएबल और फिक्स दोनों बनते हैं, तो इसलिए यहां पे दोनों माइनस किए जाएंगे। तो इसके मुताबिक हमारा जो प्रॉफिट आया वो $4 का आया, ठीक है। लेकिन मार्जिनल के मुताबिक तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल खर्चा शुमार होता है, फिक्स तो शुमार ही नहीं होता। तो अगर सिर्फ वेरिएबल माइनस करोगे कॉस्ट की शक्ल में तो मार्जिनल के मुताबिक प्रॉफिट यानी कंट्रीब्यूशन कितने का आएगा, $8 का आएगा। लेकिन गौर से देखो बच्चे, अगर मैं ये एब्जॉर्प्शन में जो $4 की फिक्स कॉस्ट है इसको यहां से उठा के इधर ले आऊं, ठीक है, माइनस करूं, तो ये भी $4 ही बन जाएगा कि नहीं। मतलब यहां पे जो प्रॉफिट के दरमियान डिफरेंस था वो सिर्फ और सिर्फ इस फिक्स कॉस्ट की वजह से आ रहा था। जितने फिक्स कॉस्ट की डिफरेंस होगा उतने ही प्रॉफिट का डिफरेंस आएगा। गौर से देखो, ये आपको प्रॉफिट दिया गया है एब्जॉर्प्शन का, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट भी दिया गया है, ठीक है। यहां पे फिक्स कॉस्ट नहीं आती क्योंकि ये मार्जिनल की बात की गई है, तो इसके मुताबिक प्रॉफिट कितना आ रहा है, $8 का। लेकिन इसी $8 को अगर हमने वापस एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो, एब्जॉर्प्शन में सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करते वक्त फिक्स खर्चा भी माइनस किया जाता है कि नहीं। तो यहां पे ये फिक्स खर्चा भी माइनस कर लो तो ये वापस एब्जॉर्प्शन की तरह बन गया कि नहीं, $4 आ गया कि नहीं। अच्छा, मैं इस एब्जॉर्प्शन वाले को एग्जैक्ट मार्जिनल वाले प्रॉफिट के मुताबिक बनाना चाहता हूं, तो एक काम करना होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स में से जब कॉस्ट माइनस की जाती है तो उसमें फिक्स खर्चा नहीं माइनस किया जाता। तो यहां फिक्स कॉस्ट को मैं अगर हटा दूं, माइनस कर दूं, तो 20 में से 12 माइनस करने पे वही $8 का प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं। मतलब इन दोनों के दरमियान फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस जितना होगा वही आपके प्रॉफिट का डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन में से फिक्स कॉस्ट हटा दो तो वापस वही मार्जिनल बन जाता है कि नहीं, या मार्जिनल में अगर फिक्स कॉस्ट वापस ऐड कर दो तो वही एब्जॉर्प्शन वापस बन जाता है कि नहीं। तो मतलब हमें पता चल गया कि यहां पे जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो फिक्स कॉस्ट की वजह से आ रहा है। जितनी टोटल फिक्स कॉस्ट होगी उतना ही प्रॉफिट का डिफरेंस होगा। तो हमारी जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है बच्चे, एक मिनट बच्चे, तो हमारा फार्मूला है ये कुछ यूं बन जाता है
कि डिफरेंस इन प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। जितनी फिक्स कॉस्ट है टोटल, उतना ही आपका प्रॉफिट का डिफरेंस होगा। अब ये टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे मालूम करते हैं? देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग में जितनी डिफरेंसेस है, देखो फॉर एग्जांपल अगर ओपनिंग है 2000 यूनिट्स और क्लोजिंग है 2500 यूनिट्स, तो 2000 के साथ कट जाएगा, बीच में डिफरेंस कितने का है? सिर्फ 500 यूनिट्स का डिफरेंस है ना। तो इसी 500 यूनिट पे टोटल कितने फिक्स ओवरहेड्स लगेंगे या टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी, ठीक है, वही आपके प्रॉफिट का डिफरेंस है। तो आप डिफरेंस इन इन्वेंट्री मालूम करते हो, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग के जरिए। तो डिफरेंस इन इन्वेंट्री जितना भी आया, यानी जिस तरह यहां पे 500 आया है, तो 500 को मल्टीप्लाई कर देना OAR, यानी एक एक यूनिट पे जो ओवरहेड्स लगते हैं फिक्स के। अब यहां पे $4 के ओवरहेड्स लग रहे थे, ठीक है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि टोटल फिक्स खर्चा, अगर एक यूनिट पे $4 का फिक्स खर्चा आ रहा है, तो 500 यूनिट्स पे कितना फिक्स खर्चा आएगा? $2000 का फिक्स खर्चा आएगा। अब अगर फिक्स खर्चा टोटल 2000 है, तो वही आपका प्रॉफिट का डिफरेंस भी है बच्चे। तो प्रॉफिट के डिफरेंस को कैसे मालूम करते हैं? सबसे पहले हमने ये सीखा कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिन के दरमियान डिफरेंस जो है सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट का है। एब्जॉर्प्शन में से फिक्स कॉस्ट हटा दो तो वापस वही मार्जिन बन जाता है, या मार्जिन में अगर फिक्स कॉस्ट ऐड कर दो तो वापस एब्जॉर्प्शन बन जाता है। और टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे मालूम करते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग में जितना डिफरेंस हो उसको पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जितनी है, मतलब OAR जितना है, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और जितनी टोटल फिक्स कॉस्ट है वही आपके प्रॉफिट का डिफरेंस भी होगा दोनों में से, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में से वही फिक्स माइनस करो तो मार्जिन पे चले जाओगे, या उसी फिक्स को उठा के मार्जिन में ऐड कर दो तो वापस एब्जॉर्प्शन पे चले जाओगे। और एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट ज्यादा आएगा या मार्जिन में, वो हमने यहां पे पढ़ लिया कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा आ रही है तो एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट ज्यादा आएगा, क्लोजिंग के बजाय अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा आ रही है तो मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक प्रॉफिट ज्यादा आएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए बच्चे, ये 2-3 क्वेश्चन है, इसको जरा ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 200 यूनिट्स की है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 400 यूनिट्स की है, ठीक है। तो जरा डिफरेंस इन इन्वेंट्री पहले मालूम करते हैं। इस 400 में से, अब यहां ओपनिंग पहले लिखो या क्लोजिंग पहले लिखो, इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ डिफरेंस मालूम करने कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। तो 400 में से 200 माइनस करो तो हमें पता चल जाता है कि डिफरेंस 200 यूनिट्स का है, ठीक है। अब टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे मालूम करें? इसको OAR से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक यूनिट पे फिक्स ओवरहेड्स कितने लग रहे हैं, वो है 5। तो 200 को जरा 5 से मल्टीप्लाई करो तो हमें पता चलेगा कि भाई टोटल जो फिक्स खर्चा है वो $1000 का है, और वही हमारा डिफरेंस इन प्रॉफिट होगा, क्योंकि फिक्स की वजह से डिफरेंस आ रहा होता है ना। अब ये जो डिफरेंस आया है वो तो हमें मालूम हो गया। यहां पे मार्जिनल का प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है कि आपके मार्जिनल कॉस्ट का जो मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक जो प्रॉफिट आ रहा था वो $4000 था, मतलब हमें एब्जॉर्प्शन वाला मालूम करना है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी मालूम है, और इन दोनों मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के बीच जो डिफरेंस है वो भी मालूम हो गया कि $1000 का है। अब मार्जिनल ज्यादा आना चाहिए या एब्जॉर्प्शन? इधर देखो, ओपनिंग ज्यादा है या क्लोजिंग ज्यादा है? क्लोजिंग ज्यादा है, मतलब एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए था। मतलब ये जो मार्जिनल का गिवन है 4000, इससे डिफरेंट इस मार्जिनल का और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस कितना है? $1000 का। और ओपनिंग क्लोजिंग को देख के हमें पता चल रहा है कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए, मतलब ये जो डिफरेंस है ये ऐड कर दोगे तो मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मालूम हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग को देखकर हमें पता चला कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, मतलब एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए था। अब मार्जिन का अगर गिवन है तो इसमें यही डिफरेंस जितना है इन दोनों का डिफरेंस वो ऐड कर दो, वापस एब्जॉर्प्शन बन जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कैसे मालूम करोगे बच्चे? मार्जिनल का प्रॉफिट, मार्जिनल के साथ वापस डिफरेंस इन प्रॉफिट या फिक्स कॉस्ट, दोनों एक ही बात है, ये ऐड कर दो तो मार्जिनल कितना था? 4000, और फिक्स हमारा, या इसको आप डिफरेंस इन प्रॉफिट भी कह सकते हो, डिफरेंस, दोनों एक ही बात है। ये था 1000, तो आपका
एब्जॉर्प्शन के मुताबिक प्रॉफिट मालूम हो गया कि $5,000 होना चाहिए बच्चे। मतलब आप सबसे पहले डिफरेंस इन इन्वेंट्री मालूम करो, उसको OAR से मल्टीप्लाई करो तो टोटल फिक्स कॉस्ट मालूम हो जाएगी और वही आपका डिफरेंस इन प्रॉफिट है। फिर ओपनिंग और क्लोजिंग को देख के मालूम करो कि इसको ऐड करना है या माइनस करना है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जरा सा तब्दील हो गया, अक्सर ये ट्रिक्स एग्जामिनर करता है, आपको ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दी होती। वो कहते हैं कि प्रोडक्शन जो है 2000 यूनिट्स की है और सेल्स आपने किए हैं 1500 यूनिट्स के। प्रोडक्शन 2000 की थी लेकिन सेल सिर्फ 1500 हुए, मतलब बकाया 500 अभी तक क्लोजिंग में पड़े हुए हैं कि नहीं। मतलब यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 500 यूनिट्स की है, ठीक है। अब ओपनिंग का यहाँ पे कोई जिक्र किया गया है? नहीं किया गया, मतलब जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 0 है। तो ये तो यहां से ही पता चल गया कि डिफरेंस इन इन्वेंट्री कितनी है। ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 500 है, तो इन्वेंट्री का डिफरेंस यही 500 यूनिट्स होगा। अब अगर इन्वेंट्री का डिफरेंस 500 यूनिट्स है और वो कह रहे हैं कि OAR यानी एक यूनिट पे जो ओवरहेड्स लग रहे हैं फिक्स ओवरहेड्स वो $4 है, तो 500 को 4 से मल्टीप्लाई करो, हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंस इन प्रॉफिट या फिक्स कॉस्ट भी इसे कह सकते हो, ये कितना है, $2000। अब डिफरेंस इन प्रॉफिट तो मालूम हो गया कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिन के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए। अब गिवन कौन सा है, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट गिवन है, कितना गिवन है, 4000। अच्छा, प्रॉफिट ज्यादा कौन सा आना चाहिए था, क्लोजिंग की वैल्यू ज्यादा है ना, ओपनिंग 0 है और क्लोजिंग 500 है, मतलब ज्यादा आना भी एब्जॉर्प्शन वाला चाहिए। मतलब जितना डिफरेंस आया है क्लोजिंग और ओपनिंग को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए और गिवन भी एब्जॉर्प्शन का है, तो ये जो डिफरेंस आया है ना इसको एब्जॉर्प्शन में से माइनस करोगे तो वापस मार्जिन पे पहुंच जाओगे। तो मार्जिन का प्रॉफिट कितना होगा, एब्जॉर्प्शन का जो प्रॉफिट है 4000, उसमें से प्रॉफिट का डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 2000 का है और क्लोजिंग से हमें पता चल रहा है कि एब्जॉर्प्शन वाला प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए। मतलब जो गिवन है उसमें से ये डिफरेंस वापस माइनस कर दो तो आप पहुंच जाओगे मार्जिनल के प्रॉफिट पे। मतलब मार्जिनल के मुताबिक प्रॉफिट कितना आना चाहिए था, $2000 का आना चाहिए था। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बच्चे। मार्जिनल कॉस्टिंग कंप्लीटली खत्म हुआ, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।